हम कर रहे हैं बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके अंदर जो भी सिलेबस आता है उसके नोट्स बीएड के जो ये ऐसे नोट्स हैं वो शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो मैं ये कोर्स आपके लिए शुरू कर रही हूँ, जैसे कि ताकि आपको हेल्प हो और आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकें। ठीक है, तो वही कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज आपको अपना फर्स्ट लेक्चर आपको दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहले मेरे पेपर इंग्लिश 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेपर हमारा इंग्लिश 101 ही रहेगा। और अब देखते हैं मीनिंग ऑफ लिटरेचर का मीनिंग क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिटरेचर की डेफिनेशन अपने आप में सच में बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं आपको अच्छी बड़ी सी डेफिनेशन दे रही हूँ ताकि आप उसमें से अगर कुछ वर्ड छोड़ भी देंगे तो आपकी मतलब एनफ वर्ड होंगे आपकी डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिटरेचर रेफर रिटन, स्पोकन और संग वर्क, ठीक है, दैट यूज लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन टू कन्वे आइडियाज, इमोशन, स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। लिटरेचर किसका वर्णन करता है? रिटन का, लिखे हुए का, स्पोकन जो बोला गया है, और संग जो गाया गया है। पहले क्या होता था, जो लिटरेचर था वो लिखा हुआ नहीं था। पहले क्या करते थे लोग, उसको बैलेड्स के रूप में, पोइम के रूप में गा गा के सुनाते थे और उसको फिर क्या किया गया, उस लिटरेचर को बाद में लिखा गया और उसको फिर क्या ना पहले बोल के भी सुनाते थे, मतलब पोइम्स वगैरह। तो गा के, बोल के और जो लिख के, जो जितने भी रूप थे लिटरेचर के, ठीक है, यानी कि वो उन सब को तो किस में संगठित किया गया? वर्क्स में, यानी कि जो रचनाएं हैं उनके अंदर। यानी कि जो भी हमारा लिटरेचर था, रिटन में, स्पोकन में और जो गाया गया था, उस सारे लिटरेचर को किसके अंदर? रचनाओं के अंदर संकलित किया गया और उसी को क्या कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं। यानी कि जो हमारा लिटरेचर है वो लिखित है, वो मौखिक है, वो गाया गया है और गाया गया एक वर्क है। दैट यूज लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन टू कन्वे आइडियाज, इमोशन, स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस। जो आइडियाज़ को, हमारे जो विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी कहानियां हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, उन सब का यूज करता है एक किसके रूप में? लैंग्वेज के, यानी कि भाषा के मीडियम के रूप में। क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए। यानी कि वो इसको भाषा के मीडियम के रूप में एक्सप्रेस करता है। हमारा जो लिटरेचर है वो लिखा हुआ है, बोला गया है, वो गाया गया है और वो आइडियाज़ के रूप में, इमोशन के रूप में, स्टोरी के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में कन्वे करता है एक्सप्रेशन को। यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो लिटरेचर को, लैंग्वेज एज ए यानी एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो लिटरेचर है, यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि लैंग्वेज के अंदर जो लिटरेचर है उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं, जो स्टोरीज हैं, वो सब हम लैंग्वेज के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम अपनी भाषा के द्वारा बताते हैं। ठीक है, इट इन कंपास में जो होता है शामिल करना, इसके अंदर ये शामिल करता है वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव, यानी कि जो वाइड रेंज है, यानी कि जो विस्तृत है, श्रृंखला है, क्रिएटिव कलात्मक और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन, यानी कि जो बौद्धिक अभिव्यक्ति है उसके रूप में, इंक्लूडिंग नॉवल। इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? देखो, आप ना अब इतना ज़्यादा इसको नहीं कर सकते, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि लिटरेचर रेफर रिटन, स्पोकन, संग वर्क। ठीक है, आप इतना लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप छोटे छोटे वर्ड लिखेंगे, आप यहाँ तक लिखेंगे, आप दैट से इसको काट देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, इमोशन, स्टोरीज, एक्सपीरियंस। इतना लिख देंगे आप। फिर आप एक नया सेंटेंस बनाएंगे,
इट कंपास ए वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल, अब इसको ये बोलेंगे कि इट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, या ये भी मत लिखना, चाहे आप ये लिख सकते हो इट इंक्लूड नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री, ड्रामा, एसेज, बायोग्राफीज एंड मोर, और इससे भी ज़्यादा। यानी कि ये सब कुछ इंक्लूड होता है किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। और ये सब कुछ आपको पता है, नॉवेल्स आपके सिलेबस में होते हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है, पोइट्री होती है, ड्रामा होते हैं, इट इंक्लूड। तो इस तरह से करके आप अपनी डेफिनेशन ईजिली बना सकते हैं। इंग्लिश में जब भी आप राइटिंग करते हैं तो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश को सरल तरीके से भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिटरेचर सर्व वेरियस पर्पज। अब लिटरेचर बहुत सारे पर्पज हैं लिटरेचर के, कैसे, जैसे ये इंटरटेन करता है, ये हमें एजुकेट करता है। इंटरटेन कैसे करता है, जब हम स्टोरी नोवेल पढ़ रहे होते हैं एंटरटेन करता है। एजुकेट कैसे करता है, जब हम क्या करते हैं, अब आपके सिलेबस में लिटरेचर लगा दिया गया तो आपको ये एजुकेट कर रहा है। एंड चैलेंजिंग, अब लिटरेचर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, चैलेंजिंग वर्ड्स आ जाते हैं या चैलेंजिंग लैंग्वेज आ जाती है, तो वो तब आपके लिए लैंग्वेज एक चुनौती भरा भी हो सकता है और आपको चुनौती देता है कि आप और ज़्यादा सीखें लिटरेचर के बारे में। एंड इंस्पायरिंग रीडर्स, और रीडर को इंस्पायर भी करता है, जैसे कोई मोटिवेशनल स्टोरी आ गई है लिटरेचर के अंदर, वो पढ़कर हम इंस्पायर हो जाते हैं। एंड ऑडियंस, यानी कि रीडर और ऑडियंस को इंस्पायर करता है। इट इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टिस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक एलिमेंट, और ये विशेषता बताता है, यानी किसकी, आर्टिस्टिक, कलात्मक, और जो शैली एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एवरीडे कम्युनिकेशन। यानी कि जो लिटरेचर है वो कलात्मक होता है, वो स्टाइलिश होता है, जो कि इसको अलग करता है, डिस्टिंग्विश में जो होता है अलग करता है एवरीडे कम्युनिकेशन से। लिखना बहुत ही आसान है। देखो लिटरेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर, आप ये ऐसे मत करो सर्व वेरियस पर्पज, ऐसे लिखने की बजाय आप लिख सकते हो लिटरेचर play an important role in entertaining, educating, challenging, inspiring readers and audience, लिख सकते हो। उसके बाद इट इज़ ऑफन करेक्टराइज्ड बाय, और आप इसको कहते हैं कि वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर इज स्टाइलिस्टिक और आर्टिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एवरीडे कम्युनिकेशन। यानी कि जो एवरीडे कम्युनिकेशन हम लाइफ में करते हैं उसके अंदर और लिटरेचर के अंदर क्या डिफरेंस है। लिटरेचर के अंदर स्टाइल होता है और कला होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। अब हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे भाई। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इज़ वास्ट एंड इंट्रिकेट टेपेस्ट्री। जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की वो बहुत ही विशाल है, इंट्रिकेट उलझी हुई है, इंट्रिकेट में जो होता है उलझी हुई है, और टेपेस्ट्री में जो होता है चित्र, एक उलझा हुआ, मतलब एक विशाल और उलझा हुआ चित्र की तरह से हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैंने सीरीज़ शुरू कर रखी है अपने चैनल पे। अगर आपको डिटेल में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है तो मेरे वो लेक्चर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने नेट के लिए और HPSC PGT के लिए लिटरेचर शुरू कर रखा है। इससे आपकी नेट की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड इनकम्पास कल्चर एंड सिविलाइजेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या कहता है कि दैट स्पेन, कौन सा, जो स्पेन है, जो टाइम है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों सालों का जो टाइम है, शामिल करता है कल्चर, सिविलाइजेशन फ्रॉम, यानी कि हज़ारों सालों के कल्चर, सभ्यता, और जो कल्चर है उसको शामिल, पूरे वर्ल्ड के कल्चर और सभ्यता को शामिल करता है कौन, हमारा लिटरेचर। हेयर इट इज़ ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। यानी कि हम थोड़ा सा छोटा सा वर्णन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ठीक है, जो कि मेन पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। देखें, पहला है हिस्टोरिकल पीरियड, पहला हमारा आता है भाई एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, मैंने मैप के साथ आपको ये चीज़ समझा सकती है। आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड में वाला जो लेक्चर है HPSC PGT हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो देख सकते हैं। लिटरेचर हैज़ इट्स रूट्स इन ओरल ट्रेडिशन। भाई पहले लिटरेचर, जब स्टार्टिंग में जब लिटरेचर शुरू हुआ था तो कैसे हुआ था, लोग घर घर जाके
यानी कि उनका एक पेशा था, वो पोइम सुनाते थे या कुछ सुनाते थे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग मांगने के लिए आते हैं तो वो आपको को गाना सुनाने लग जाते हैं। तो इसी तरह सेम ऐसे ही लिटरेचर की भी शुरुआत हुई थी। लिटरेचर बैलेड्स के रूप में पहले गाया जाता था, ठीक है। और ये लिटरेचर हैज़ इट्स रूट्स ओरल ट्रेडिशन। तो भी ओरल मतलब जिसको बोलकर, जिनके मुंह से बोलकर सुनाया जाता है, ऐसा ट्रेडिशन था, ऐसी परंपराएं थी। विद एपिक पोइम, और साथ में एपिक पोइम लिखी जाती थी। अब एपिक पोइम कैसी होती है? एक तो सिंपल पोइम होती है, छोटी सी पोइम होती है, लेकिन एक एपिक पोइम होती है, बहुत बड़ी पोइम होती है, ठीक है, जिसके अंदर एपिक यानी कि एक महाकाव्य के जैसे के सारे गुण होते हैं, ठीक है। जैसे कि रामायण को एक पोइम के रूप में लिखा जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी? एपिक पोइम हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से, ठीक है। जैसे एपिक ऑफ गिलगेम्स फ्रॉम एंशियंट मेसोपोटामिया, और जो एपिक ऑफ गिलगेम्स है वो है जो मेसोपोटामिया से। एंड द आइलैंड ओडिसी फ्रॉम एंशियंट ग्रीस, और ये भी किससे हैं? एंशियंट ग्रीस से हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन से हैं। तो क्या कहता था जो आइलैंड, जो ओडिसी फ्रॉम एंशियंट ग्रीस, तो भी ये जो ग्रीस से जो ये आई हुई है आइलैंड और ओडिसी, एंशियंट सिविलाइजेशन जो पुरानी सभ्यता है, इंक्लूडिंग दोज इन, या और जो ये पुरानी सभ्यता है वो किस किस की इंक्लूड की गई है? इजिप्ट की, इंडिया की, चाइना की, मिडल ईस्ट की। ऑल्सो प्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क, और ये हमें महत्वपूर्ण जो साहित्यिक वर्क्स हैं उसको भी दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लासिकल लिटरेचर क्या था भाई? क्लासिकल लिटरेचर इन ग्रीस और रोम में फ्लोरिश हुआ भाई, यानी कि ये फैला किस में, मतलब उत्पन्न हुआ किस में? ग्रीस में और रोम में। विद द वर्क्स ऑफ ऑथर लाइक, किस किस लाइक का ये क्या ये कहाँ पर फुला था? ग्रीस और रोम में। और राइटर कौन कौन से थे? होमर और सोफोक्लेस, प्लेटो, विर्जिन, इन सब राइटर ने जो क्लासिकल लिटरेचर है उसमें बड़ा योगदान दिया है। दीज राइटिंग्स हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट लिटरेरी ट्रेडिशन, और जो ये राइटिंग है वो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस यानी कि एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं ऑन सब्सिक्वेंट लिटरेरी ट्रेडिशन, और जो किसके ऊपर? जो बाद का की जो लिटरेरी जो साहित्यिक परंपराएं हैं उनके ऊपर। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप कोई भी लैंग्वेज है उसको आप आसान करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्लासिकल लिटरेचर के बारे में जैसे आप लिख सकते हैं, इट फ्लरिश इन ग्रीस एंड रोम, लिखा आपने। और ऑथर दैट आर सॉरी क्या था? ऑथर होमर, सोफोक्लेस, प्लेटो, विर्जिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू राइट दिस क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है। दीज राइटिंग हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, और दीज राइट हैव ए इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको। मेडिवल लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। मेडिवल लिटरेचर मिडल एज गैव राइज टू रिच ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर, यानी कि जो मेडिवल लिटरेचर है वो किसको जन्म देता है? एक रिच ट्रेडिशन को। लिटरेचर इन वेरियस लैंग्वेज, यानी कि विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, यानी कि उसको जो मिडल एज है वो एक ऐसे लिटरेचर को जन्म देती है जो कि विभिन्न भाषाओं से रिच ट्रेडिशन का बन गया, ठीक है। यानी कि एक रिच ट्रेडिशन को जन्म देती है मिडल एज, विभिन्न भाषाओं के साथ। अब बीवल्फ आपने पढ़ी होगी पोइम। बीवल्फ ए हीरोइक एपिक है, बहुत बड़ी पोइम है भाई, हीरोइक एपिक माना जाता है इसको। मेडिवल इंग्लैंड, हीरोइक एपिक फ्रॉम अर्ली मेडिवल इंग्लैंड से है ये। एंड डांटे अलीहरी डिवाइन कॉमेडी फ्रॉम इटली आर नोटेबल एग्जाम्पल। तो भाई जो बीवल्फ है हीरोइक एपिक है, फ्रॉम अर्ली मेडिवल इंग्लैंड से है ये पोइम। और डांटे की जो एलिगरी है, डिवाइन कॉमेडी है, फ्रॉम इटली से, आर नोटेबल एग्जाम्पल, वो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई रेनेसां। अब रेनेसां कब आया, कहाँ? रेनेसां लिटरेचर
विटनेस्ड ए रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, जो भी पुनः जागरण काल आया था, इटली से पुनः जागरण काल की शुरुआत हुई थी। तो जो पुनः जागरण काल आया था उसका जो गवाह था, उसकी जो विटनेस थे, वो ए रिवाइवल ऑफ क्लासिकल, उसमें क्या था पुनः जागरण काल में, वो रिवाइवल था, वो जागृत करना था, वो क्लासिकल लर्निंग को जागृत करने का साक्षी था। एंड इमरजेंस, और उदय था ह्यूमैनिज्म का उदय था, और क्लासिकल लर्निंग की के बारे में भी इसमें ज़्यादा बताया गया था, किसमें, रेनेसां लिटरेचर में। ठीक है। वर्क्स लाइक विलियम शेक्सपियर, अब आप इसको वर्क्स लाइक विलियम शेक्सपियर प्लेज, पोइट्री, जॉन मिल्टन आर आइकोनिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पीरियड। अब इस पीरियड में महत्वपूर्ण वर्क किसके थे, विलियम शेक्सपियर के थे और जॉन मिल्टन के थे। आप इसको इजीली लिख सकते हैं। रेनेसां के अंदर किसके ऊपर जोर डाला गया, क्लासिकल लर्निंग और इमरजेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म। ठीक है। रेनेसां इज ए रिवाइवल, आप लिख सकते हैं रेनेसां इज रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड इमरजेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म, बस इतना लिखेंगे। और विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन, पोइट्री आर आइकोनिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पीरियड। आप यूँ लिख सकते हैं कि जो जॉन मिल्टन और जो शेक्सपियर की जो पोइट्री है, पोइट्री आर इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको ईजी बना के लिख सकते हैं और ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है। इनलाइटनमेंट एंड रोमांटिसिज्म, इनलाइटनमेंट होता है भी ज्ञान होना, ठीक है, और रोमांटिसिज्म रोमांटिक, ठीक है, होना, यानी कि इसमें रोमांटिक वो वाला रोमांटिक नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है। रोमांटिक मतलब जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर नेचर के बारे में पोइट्री लिखी जाती थी, उस टाइम के रोमांटिसिज्म के बारे में बात की गई है यहाँ पे। द इनलाइटनमेंट पीरियड इम्फेसिस रीजन एंड लॉजिक, जो हमारा ज्ञानोदय का पीरियड था वो किसके ऊपर जोर डालता है, रीजन के ऊपर, तर्क के ऊपर और लॉजिक के ऊपर। वाइल रोमांटिसिज्म सेलिब्रेटेड, और जो रोमांटिसिज्म है वो इमोशन को और इंडिविजुअलिज्म को एंड नेचर को, यानी कि उसके अंदर इमोशन थी, इंडिविजुअलिज्म थी और नेचर थी। नोटेबल ऑथर्स, और जो मुख्य ऑथर थे वो थे वोल्टेयर, जीन जैकस रोशो एंड जॉन वोल्फगैंग वॉन गोएथे। ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर क्या थे, राइटर थे। अब 19th सेंचुरी आ गई। अभी 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, 19th सेंचुरी सो द इमरजेंस ऑफ मैनी लिटरेरी मूवमेंट। अब बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट हुए थे 19th सेंचुरी के अंदर। मूवमेंट मतलब आंदोलन हुए थे, इंक्लूडिंग द विक्टोरियन नावल। अब इसके अंदर किस किस के नावल इंक्लूड है, चार्ल्स डिकन, जैन ऑस्टन, अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरो, रशियन लिटरेचर, लियो टोल्स्टॉय, फायडर डोस्टोके। इसमें से आप एक दो नाम ही याद कर लेना ज़्यादा अगर आपको लड़ना हो तो 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए थे और उसके अंदर ये सारे पोइट, जो विक्टोरियन नोवेल है और पोइट है, वो इसके अंदर इंक्लूड थे। अब है भाई 20th सेंचुरी। हाँ, और इसके अंदर जो ये रोमांटिक वाला था, इनलाइटनमेंट और रोमांटिक्स, इसके अंदर आप वर्ड्सवर्थ का के बारे में कुछ लिख सकते हैं। वर्ड्सवर्थ इज़ इम्पोर्टेंट पोइट ऑफ दिस एज। ठीक है। वर्ड्सवर्थ के बारे में उनकी एक पोइम का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप इसके अंदर। नेक्स्ट 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी के अंदर द 20th सेंचुरी ब्रॉड डाइवर्स लिटरेरी मोमेंट। अब 20th सेंचुरी के अंदर भी विभिन्न तरह के जो मोमेंट आए थे, इंक्लूडिंग मॉडर्न, उसके अंदर मॉडर्निज्म था, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, एग्जिस्ट मतलब होता है कोई चीज़ जब उसका अस्तित्ववाद। ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, अस्तित्ववाद। जीन पॉल सोर्टे, अल्बर्ट कॉमस एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, चिनोआ अचेबी, सलमान रुश्दी,
This period also witnessed the development of the various literary forms and experimental style। भाई इसके अंदर लिटरेरी फॉर्म और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल का ये इस पीरियड के अंदर ज़्यादा महत्व रहा है। तो आप देखो इसके अंदर आप 2-3 राइटर का नाम इजीली ले सकते हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ आपको याद रहेगा, और जेम्स जॉयस आपको लर्न रहेगा, है ना, और सलमान रुश्दी तो इंडिया से थे तो उनको भी आपको लर्न रहेगा। तो ऐसे 1-2 नाम लिख के आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब कंटेम्प्रेरी लिटरेचर क्या था भाई? समकालीन लिटरेचर। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इनकम्पास वर्क्स रिटन फ्रॉम द 20th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे, यानी कि इसके अंदर 20th सेंचुरी से लेके आज तक का जो लिटरेचर इनकम्पास में जो था शामिल करना, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर शामिल किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग कल्चरल सोशल टेक्नोलॉजिक लैंडस्केप, यानी कि जो भूदृश्य है कौन कौन से चेंज, कल्चरल, सोशल, टेक्नोलॉजी, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। ऑथर सच एज, अब ऑथर इसके अंदर कौन कौन से हैं? गैब्रियल गार्सिया मार्केस, टोनी मॉरिसन, हारुकी मुराकामी और चिनामांडा नगोजी और अदिची हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। ये सारे महत्वपूर्ण पोइट थे भाई इस लिटरेचर के अंदर। अब देखो, आप जिसका भी जिक्र कर रहे हैं ना, आप जिस भी लिटरेचर की फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर क्या बताया गया है कि उसके अंदर क्या चीज़ थी, ठीक है, उसके अंदर क्या थी, ये 20वीं सेंचुरी में लिखा गया था। इसके अंदर चेंजिंग था, सोशल, टेक्नोलॉजी और कल्चरल चेंज हुई थी, ठीक है। और इसके बाद उसके ऑथर के बारे में लिख दिया, बस 2-3 लाइनें ही तो लिखनी है, ज़्यादा कहाँ लिखनी है इसमें। नेक्स्ट है भाई, यहाँ से हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री। अब पूरी हिस्ट्री में क्या वो देखते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री लिटरेचर हैज इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू कल। अब देखो जो आपने ऊपर लिखा है वही आप थोड़ा थोड़ा सब के बारे में बता के नीचे आपकी का क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बारे में आप बताओगे कि आपने पूरी हिस्ट्री जो इंग्लिश लिटरेचर की में देखा उसमें क्या था, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता देंगे। थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री हैज़ इन्वॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। तो भी जो क्या है पूरी हिस्ट्री के अंदर शामिल क्या है, रिस्पॉन्स शामिल है, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल जो शिफ्ट हैं इन सब के बारे में बताया गया है। इट कंटिन्यू टू बी ए वाइटल मीन्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, कल्चरल प्रिजर्वेशन होती है। कोई भी हम साहित्य लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमारी जो कल्चर होता है उसका तो उसकी सुरक्षा तो होती है, ठीक है। जैसे अब हमारी जो हरियाणी संस्कृति है उसको जो उसके अंदर सॉन्ग लिखे जाते हैं, उसके अंदर कोई कहानी लिखी जाती है हरियाणवी लैंग्वेज में, तो वो हम क्या करता है, वो प्रिजर्व करता है, वो सुरक्षित करता है हमारी कल्चर को। एंड सोशल कमेंट्री, और सोशल टिप्पणी भी होती है। अब जो आपने लिखा है उसके ऊपर लोग क्या करेंगे, सोशल टिप्पणी देंगे अपने, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। एंड जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, और साथ में बौद्धिक, उसकी बौद्धिक क्या होती है, एक्सप्लोर भी करते हैं लोग उसको, उसकी व्याख्या भी करते हैं इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में, ठीक है। ये सारी क्वालिटी बताई है भाई। लिटरेरी ट्रेडिशन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड, जो लिटरेरी ट्रेडिशन है फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड टाइम पीरियड्स इनरिच द ग्लोबल टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड नॉलेज। ये कहता है कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, जो साहित्यिक परंपरा है, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर से और टाइम पीरियड से, वो क्या करती है, इनरिच करती है किसको, जो हमारा सार्वभौमिक चित्र है ह्यूमन क्रिएटिविटी के, ह्यूमन क्रिया के एंड नॉलेज के, यानी कि मनुष्य की जो क्रियात्मक है उसको और नॉलेज को वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। तो ये सारा जो आपने ऊपर पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिटरेचर के बारे में नीचे उसका कंप्लीट थोड़ा सा समरी लिख देनी है, जिससे आपका क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा और इम्प्रेसिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के भाई अब एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ लिटरेचर इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टेड कंसेप्ट। भाई जो मीनिंग है लिटरेचर का वो बहुत जटिल है और आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा कितना कॉम्प्लेक्स है, और मल्टीफैक्टेड कंसेप्ट,
और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब प्रभाव डालने वाले कंसेप्ट है दैट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द वंस पर्सपेक्टिव, जो डिपेंड करते हैं किसी के दृष्टिकोण के ऊपर और संदर्भ के ऊपर। ठीक है। लिटरेचर इनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स। लिटरेचर के क्या शामिल करता है, एक वाइड यानी कि विस्तृत श्रृंखला लिखी हुई और जो स्पोकन वर्ड्स हैं उनकी, ये शामिल करता है नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरीज को, पोइट्री को, प्लेज को, एसे को एंड मोर, और इससे भी ज़्यादा। हेयर आर सम कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ द मीनिंग ऑफ लिटरेचर। अब देखो जो उसके अंदर लाइन दी हुई थी आपके किसके अंदर, जो लिटरेचर के डेफिनेशन के अंदर लाइन दी हुई थी, उसी की लाइन को थोड़ा सा इधर उधर करके यहाँ से ये लाइन बढ़ा दी है आपकी यहाँ पे। ठीक है, किस में ये लाइन किस में डाल दी, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर में भी डाल दी। ठीक है। अब आ गए हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कलात्मक अभिव्यक्ति। लिटरेचर इज ऑफन सीन एज ए फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। लिटरेचर को किसके रूप में देखा गया है, कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया है। ठीक है। लिटरेचर को देखा जाता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के रूप में भी। ठीक है। इट अलाउज राइटर टू यूज लैंग्वेज क्रिएटिविटी टू कन्वे आइडियाज, इमोशन, एक्सपीरियंसेस। अब भाई सिंपल लैंग्वेज में तो कोई भी लिख देगा। लिटरेचर क्या चाहता है कि जो राइटर है वो क्या अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा कलात्मक बनाए। कैसे बनाए, ये अलाउ करता है राइटर को कि वो लैंग्वेज की क्रिएटिविटी को यूज़ करे, क्रिएटिविटी यूज़ करे लैंग्वेज के अंदर। ऐसे सीधी सीधी बातें तो कोई भी लिख देगा लिटरेचर में। ठीक है। और इसीलिए राइटर अलग होते हैं और कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है। यूज लैंग्वेज क्रिएटिविटी टू कन्वे आइडियाज, इमोशन, एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके क्या करे, रचना करे, इंग्लिश के अंदर पोइम लिखे या फिर जो भी रिटन वर्क करे। इट इज़ मीडियम थ्रो विच ऑथर कैन क्राफ्ट, यानी कि एक मीडियम है, एक थ्रो ऑथर कैन स्टोरीज, कैरेक्टर, सेटिंग्स, यानी कि ये सारी चीज़ें मीडियम है लिटरेचर इन सब को लिखने का। एंड सेटिंग्स है दैट रिजोनेट विद रीडर्स ऑन इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, और ये गुण प्रतिध्वनित होता है विद रीडर्स ऑन इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि इसके अंदर प्रतिध्वनित होता है रीडर का इमोशनल और उसका बौद्धिक लेवल। किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, लिटरेचर इज ओपन सीन एज ए फॉर्म ऑफ, यानी कि लिटरेचर सीन एज ए फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हो आप। इट अलाउ राइटर टू यूज़ क्रिएटिविटी टू कन्वे आइडियाज, इमोशन, एक्सपीरियंस। ठीक है। और उसके बाद सीधा आप लिख सकते हो इट इज़ ए मीडियम ऑफ क्राफ्टिंग स्टोरीज, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स। ओनली इतना लिख सकते हो और आपका क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो भी आज के लिए इतना ही। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था। मैं बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको समझ नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा वो सब भी आप कमेंट करें। मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।